किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी बस वहीं से हो के गुजरी है। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2 को देखेंगे। प्रश्नावली 2 में जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, पहले हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पर आएंगे। तो इसमें दे रखा है, पहला है बीजीय व्यंजक। प्रश्नावली जो है उस प्रश्नावली का नाम है हमारी का बहुपद। प्रश्नावली तो है, उस दूसरी प्रश्नावली का क्या नाम है? बहुपद। अब बहुपद पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो देखिए, बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब ये कि चर राशि, अचर राशि और इसमें क्या है जोड़, बाकी, गुना, भाग, यदि ये आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि लिखा है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके अलावा हमारे दे रखा बहुपद। जब कोई बीजीय व्यंजक, जब कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं तो इस तरह किसी पद का निर्माण करते हैं तो इस पद को हम बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब ये कि जब बहुत सारे बीजीय व्यंजक एक साथ में जुड़ जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। कई सारे बीजीय व्यंजक हैं, वो यदि एक साथ में जुड़ गए तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब आगे देखेंगे हम, जैसे कि ये देखिए 6x² प्लस का 5, ये क्या है? ये एक प्रकार का बहुपद है और इसमें जोड़ का भी चिन्ह आ रहा है, चर का भी आ रहा है, अचर का भी आ रहा है। और ये कई सारे आकर के जुड़ गए यहाँ पर, जैसे 6x² आके जुड़ गया प्लस का 5, ये दोनों आके जुड़ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ऐसे ही हमारा 7x³ प्लस का 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, जैसे कि 7x², एक तो ये, एक ये 2x² 2x² इसमें आके जुड़ गया, एक 3x इसमें आके जुड़ गया और एक 5, ये सभी एक साथ यदि जुड़ जाते हैं तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। अब आगे देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद देख लिया, बीजीय व्यंजक देख लिया, अब आगे देखेंगे हम बहुपद की घात। दिए गए बहुपद में p/x में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात को ऐसे समझेंगे हम, कोई भी बहुपद दे रखा है उसमें चर की अधिकतम घात वो क्या कहलाती है? हमारी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि ये हमारे बहुपद है, इसमें देखिए घात कितनी है? चर की अधिकतम 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद है। इसमें कितनी अधिकतम घात है? यहाँ 3 है, या 2 है, या 1 है, या कुछ भी नहीं है, तो अधिकतम कितनी है? 3। तो ये 3 घात का बहुपद हो गया हमारा। कितने घात का हो गया? 3 घात का। केवल चर की अधिकतम घात देखनी है, इसकी चर की अधिकतम घात देखनी है, वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद की घात। अब ये देखिए, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलते हैं इसको, या इसको एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, या एक घातीय बहुपद कहलाता है। और इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 4x - 3, x की घात कितनी है अधिकतम? 1। तो ये एक घात का बहुपद है, अर्थात रैखिक बहुपद है। अब देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है, कहने का मतलब एक घातीय जो बहुपद होता है उसको रैखिक बहुपद क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही हम ग्राफ पर इसकी आकृति बनाएंगे तो हमें क्या, एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है? एक सीधी रेखा मिलती है। उस सीधी रेखा के कारण इसको एक घातीय बहुपद न कह करके क्या कहते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ग्राफ पे हमें क्या मिलती है? सीधी रेखा मिलती है। उस सीधी रेखा मिलने के कारण हम एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके अलावा होता है हमारा द्विघातीय बहुपद।
एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। उसको हम क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप है द्विघाती समीकरण का, द्विघाती बहुपद का। ठीक है, जहां पर a का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। यदि a का मान 0 कर देंगे, क्या कर देंगे? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कौन सा बचेगा यहाँ? bx प्लस का c। अभी हमारा 2 घात का नहीं रहेगा, कितने घात का बन जाएगा? 1 घात का। इसलिए हम क्या करते हैं? एक लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर नहीं है किसके? 0 के। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 1 घात का बन जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। जैसे दिख रहा है 3x² प्लस का 4x प्लस का 7। अब इसमें देखिए x सर है हमारा, सर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये हो गया हमारा द्विघात का बहुपद। ऐसे ही अगला दे रखा हमारा त्रिघातीय बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब त्रिघात को उदाहरण लिख लेंगे, जैसा कि ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, जहां a बराबर नहीं है किसके? 0 के। यदि a का मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। और हमें कैसे चाहिए? त्रिघातीय समीकरण, सॉरी समीकरण नहीं, बहुपद बोलेंगे इसको। समीकरण कब बनेगा? जब यदि इसमें बराबर का चिन्ह लग जाता है, समानता का, समता का चिन्ह लग जाता है। बराबर का चिन्ह इसको बोलते हैं हम समानता का चिन्ह या समता का चिन्ह। यदि ये लग जाता है तो इसको हम समीकरण बोलेंगे, अन्यथा इसको बहुपद ही बोलेंगे। तो ये क्या है? ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, क्या है? ये एक त्रिघातीय बहुपद है। इसके साथ ही अगला जो दे रखा है उसको देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर आएंगे। अगला जो है हमारे पास दे रखा है, अगला क्या दे रखा है हमारे पास? शून्यांकों का बहुपद का शून्यांक। कोई बहुपद दे रखा है, उसका हम शून्यांक कैसे निकालेंगे? शून्य अंक का मतलब होता है शून्य अंक, कौन कौन सी जगह पर वो शून्य आएगा। ठीक है, तो दिए गए बहुपद p/x को शून्य के बराबर रखने पर सर का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का शून्यांक कहलाता है। हमारे पास जो भी बहुपद दे रखा है उस बहुपद को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। और 0 के बराबर रखने के बाद हम उसका एक समीकरण बना लेंगे, एक तरीका समीकरण बन जाएगा बराबर रखेंगे तो। और हम क्या करेंगे? फिर उसको हल करेंगे, और हल करने के बाद हमारे पास x का, y का, z का, कहने का मतलब किसी भी चर का जो भी मान आएगा उसको हम क्या कह देंगे? बहुपद का शून्यांक कहते हैं। चर का जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद का शून्यांक। आगे देखिए, बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। बहुपद की जितनी घात होगी, जब 2 घात का है तो उसको शून्यांक 2 हो जाएंगे, 3 घात का है तो उसको शून्यांक 3 हो जाएंगे, 4 घात का है तो उसको शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। इस पर शून्यांक शून्य तथा काल्पनिक संख्या भी हो सकता है, और शून्यांक जो है वो शून्य भी हो सकता है और काल्पनिक संख्या भी हो सकता है। इसके साथ ही यदि द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो यदि कोई 2 घात का बहुपद दे रखा है, वो दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस का c, ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जहां पर a किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। आगे लग रहा है शून्यांकों का योग, दोनों शून्यांक है। यदि ये जो बहुपद है इसके जो शून्यांक दे रखे हैं वो यदि अल्फा और बीटा हैं, कितने? अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यांकों का योग कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर माइनस का चिन्ह लगाएंगे b, और b क्या कहलाता है हमारे पास? x का गुणांक। ये x है, x के साथ गुणा में कौन है? b, तो b क्या हो जाएगा? x का गुणांक। माइनस का चिन्ह ऐसा करें, x का गुणांक, कहने का मतलब x का गुणांक कौन सा है? b। इसी प्रकार a है, a हो जाएगा हमारे पास x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक, ये लिख लिया हमने a, x² का गुणांक। इसी प्रकार ये दे रखा शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों क्या करेंगे? गुणा, तो गुणा करेंगे अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a, c अपॉन a। c होता है हमारे पास अचर पद, ये रहा c कैसा पद है? अचर पद, अपॉन a, x² का गुणांक। तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन देखा। यहाँ
प्रश्न नंबर 2 का जो इंट्रोडक्शन है वो समाप्त होता है। इसके साथ ही हम अब अगला जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1, इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया दूसरी का, अब प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। 2.1 में जितने भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये मानिए तो पूरी गणित के सबसे आसान प्रश्न है ये। इसमें क्या दे रखा है कि किसी बहुपद p ओवर x के लिए, बहुपद कौन सा है, p ओवर x, x का मतलब होता है x चर में बहुपद है ये, p ओवर x, तो x का मतलब x चर में क्या है, ये बहुपद है, के लिए y बराबर p ओवर x, y बराबर p ओवर x दे रखा है। कहने का मतलब ये कि y का जो मान है वो p ओवर x के मान के बराबर है, का ग्राफ आकृति में दिया है। इसका जो ग्राफ है वो आकृति में दे रखा, y बराबर p ओवर x का जो ग्राफ है इन आकृतियों में दे रखे हैं। प्रत्येक स्थिति में p ओवर x के शून्यांकों को लिख लिए। प्रत्येक स्थिति में हमको क्या करना है, p ओवर x के शून्यांक लिखने कि जो x है वो किन किन बिंदुओं पर शून्य होगा, ये बताना हमको कि जो x है, सर कौन सा है x, ये किन किन बिंदुओं पर क्या होगा, जीरो होगा, केवल यही देखना है, जीरो होगा। कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हमको ये देखना है कि जो x का मान है वो कहां कहां पर जीरो होगा। कहने का मतलब ये कि ये जो x है, x अक्ष है, ये जो x अक्ष है, और ये कौन सी अक्ष है, y अक्ष है। इसका जो ये जो लाइन जा रही है ये कब कब x अक्ष पे आएगी, कब कब x अक्ष पे आएगी, जैसे ये लाइन जा रही है और ये यदि x अक्ष पे आ रही है, इस लाइन पर आ रही है, इसका मतलब ये जीरो हो गई। जैसे कितनी हो गई, जीरो। जैसे ऊपर से नीचे आएगी जीरो हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें ये जो लाइन है, मतलब ये जो रेखा है, क्या ये x अक्ष पे कहीं भी आ रही है, नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे यह ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है। ये लाइन x अक्ष को कहीं काट रही है क्या, कहीं नहीं काट रही है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो क्या कहेगा कि यह ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। हमको ये देखना है कि x कहां कहां पर जीरो होगा, x अक्ष पर कहां पर आएगा। अब देखिए इसमें जीरो हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा है, ये ऊपर से ही जा रहा है, ऊपर से ही जा रहा है, लेकिन इस पर नहीं आ रहा है। यदि ये इस पर आ जाता तो हम कह देते कि इस पर आकर के ये जीरो हो गया। अब ये देखिए, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, जीरो। ऐसे हमारे पास ये दे रखा है। अब इसमें देखिए ये लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, ये जा रही, ये जा रही, एक्स अक्ष को कहां पर काटती है, यहाँ। इसका मतलब इस जगह पर क्या हुआ, जीरो हुआ एक्स का मान, इस जगह पर क्या हुआ, जीरो हुआ। अब देखिए यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके गुणांक शून्यांक कितने हो जाएंगे, एक। एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक पर, इसका मतलब इसके जो शून्यांक है वो कितने हो जाएंगे, एक। एक्स अक्ष पर कहां पर आ रही है, कितनी बार आ रही है, वो इसका शून्यांक कहलाता है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए ये जो लाइन है ये इधर से गई, यहाँ पे एक्स पे आ गई, यहाँ जीरो हो गया एक्स का मान, मतलब शून्यांक कितना हो गया, जीरो। यहाँ शून्यांक आ गया एक, इधर जाएगी, यूं जाएगी, घूमती 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 यहाँ पर शून्य हो गई, एक शून्यांक यहाँ पे आएगा। इसके बाद यूं जाएगी, एक शून्यांक यहाँ हो गया। कितने शून्यांक हो गए इसमें, तीन, एक, दो, तीन। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, तीन बिंदुओं पर। यदि ये तीन बिंदुओं पर काट रही है एक्स अक्ष को, तीन बिंदुओं पर यदि प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके जो शून्यांक है वो कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसमें अभी तीन प्रश्न और बचे हैं, उनको और देखते हैं। अगला हमारे पास चौथे का, पहले का चौथा दे रखा है। अब इसमें देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं, एक, दो। कितने बिंदुओं पर जीरो हो रहा है, दोनों पर, इसलिए हम लिखेंगे यह ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, दो। ऐसे ही इसमें देखेंगे ये ग्राफ में, इस ग्राफ में देखेंगे ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर जीरो करती है, अर्थात कितने बिंदुओं पर काटती है। तो ये देखिए एक तो यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ काट रही है, एक यहाँ,
एक यहाँ, एक यहाँ, कितनी जगह पर? 1 2 3 4। यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे अगला है, अब एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर शून्य कर रहा है? 0 कर रहा है, अर्थात कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये देखिए, एक तो एक्स अक्ष को यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है। कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है? एक्स अक्ष कितने बिंदुओं पर 0 हो रहा है? 1 2 3। यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। यदि हमारे द्वारा जो चलाई जा रही क्लास है, यदि आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमारे लिए पसंद आ रही है। यदि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो कि हमारे क्वालिटी नहीं आ रही है, तो आप क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कमेंट में लिख दें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें कि हमारे लिए इस चीज़ की समस्या आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको लिख दें कि ये हमारे समझ में नहीं है, इसको दोबारा अगले वीडियो में बताया जाएगा। और जो हमारी क्लास है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका से चलाई जाती हैं। जो भी हमारे में पढ़ना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है। इसके साथ ही आज की प्रश्नावली जो है 2.1 ये समाप्त होती है। इसमें कुछ नहीं था, सबसे सीधी प्रश्नावली है। ठीक है, धन्यवाद।